नमस्कार दोस्तों, नई भर्ती चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक और नई भर्ती के साथ एचएसएससी के द्वारा टीजीटी की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, टोटल सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और एचटेट एस्टेट का क्या महत्व रहेगा। इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में क्या बदलाव किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं। आपका जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था 27 सितंबर को, फॉर्म भरने आपके स्टार्ट हो जाएंगे 5 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हो और फीस कटवाने की आपकी लास्ट डेट रहेगी 28 अक्टूबर। उसके बाद हम वैकेंसी डिटेल्स पर अगर नजर डालें तो कुल आपकी 7,471 वैकेंसियां निकाली गई हैं। जो वैकेंसी है उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। जो आपके कैडर हैं, एक तो मेवात से अलग कैडर हैं और एक मेवात के अंदर जो कैडर हैं। जो मेवात से अलग है उनके 1 से लेकर 8 कैटेगरी की जो पोस्ट हैं, टीजीटी इंग्लिश, होम साइंस, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, संस्कृत, साइंस, उर्दू, ये सारी की सारी पोस्ट निकाली गई हैं जिनकी वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप इनको अच्छे से भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे दी गई है मेवात कैडर की अलग से वैकेंसियां 9 से लेकर 18 जो कैटेगरी नंबर है उनकी आपकी क्या है, मेवात कैडर के अंदर वैकेंसियां निकाली गई हैं। वीडियो पॉज करके आप इन्हें भी चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कॉमन क्वालिफिकेशन। कॉमन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी किसी भी फॉर्म को भरने के लिए। सबसे पहली कंडीशन, आपने जो 10वीं कक्षा है उसके अंदर आपके हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। उसके अलावा आपका एचटेट या एस्टेट एग्जाम क्लियर होना चाहिए। एस्टेट का मतलब होता है स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके अलावा आपकी हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एज लिमिट की। 18 से 42 साल के बीच के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। एससी और बीसी कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एससी के लिए 5 साल है और ओबीसी के लिए 3 साल है। इसके अलावा जितनी भी कैटेगरीज होती हैं एज रिलैक्सेशन वाली, उनको एज पर रूल्स छूट दी गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। जो जनरल कैटेगरी है मेल कैंडिडेट्स की, उनकी लगेगी 150 रुपए। अब जो जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं जो हरियाणा की निवासी हैं, ये जो फीमेल जो कैंडिडेट्स थे यहाँ पे जो हरियाणा की निवासी नहीं थी उनके लिए 150 है। जो महिला जो अभ्यर्थी हैं जो हरियाणा की निवासी है उनके लिए केवल 75 रुपए लगेंगे। एससी बीसी के लिए यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के 35 लगेंगे और फीमेल कैंडिडेट्स की 18 रुपए फीस लगेगी। पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एग्जाम आपका जो एग्जाम की परसेंटेज होगी रिटन एग्जामिनेशन की, वो 95% की होगी। इसके अलावा जो 5% की छूट दी जाएगी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया या फिर एक्सपीरियंस के बेस पर दी जाएगी। जो इसका सिलेबस है वह अभी जारी नहीं किया गया है। जल्द ही आपको इनकी एचएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसका सिलेबस देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंदर क्या क्या बदलाव किए गए हैं या फिर क्या क्या कंडीशंस हैं जिनमें सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स आपके लगेंगे। कैटेगरी जो कंडीशन नंबर 1 दी गई उसमें क्या है, सबसे पहले आप हरियाणा के निवासी होने चाहिए। आपकी फैमिली में से कोई भी मेंबर किसी भी गवर्नमेंट संस्था से जुड़ा नहीं होना चाहिए, किसी भी सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए, हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, किसी भी गवर्नमेंट के अंदर नहीं। इसके अलावा जो आपकी ग्रोस एनुअल इनकम है फैमिली की, वो 1,80,000 से कम होनी चाहिए या फिर 1,80,000 होनी चाहिए। इसका जो डाटा उठाया जाएगा परिवार पहचान पत्र के अकॉर्डिंग उठाया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि आपकी आय इससे ज्यादा है या कम है। अब इसी से जो रिलेटेड जो नोट सेकंड दिया गया है उसमें यह बताया गया कि आपकी फैमिली की डेफिनेशन दी गई है, जिसमें आपको यह बताया गया है कि आपके फैमिली के कौन कौन से मेंबर शामिल है जिनकी सरकारी नौकरी होने पर आपको सोशियो इकोनॉमिक रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अब मेल एप्लीकेंट के लिए स्वयं, उसके पिताजी, माताजी, वाइफ, अनमैरिड ब्रदर और सन, इनको अगर इनमें से कोई भी अगर सरकारी नौकरी पर है तो उसको यह छूट नहीं मिलेगी। सेम फीमेल अनमैरिड एप्लीकेंट के लिए है स्वयं, फादर, मदर, अनमैरिड ब्रदर। अब एक कंडीशन यहां पे जिसमें बदलाव किया गया है, पहले इस चीज में काफी कंफ्यूजन थी कि जो भाई होता था अगर वह मैरिड है या अनमैरिड है, अगर वह नौकरी पर है तो उसको उस कैंडिडेट को यह छूट नहीं मिलती थी, परंतु अब यह इसमें
नोटिफिकेशन में बताया गया है कि अगर आपका जो ब्रदर है वो अविवाहित है, अनमैरिड है, तब आपको यह छूट नहीं मिलेगी, अदरवाइज आपको यह छूट मिलेगी अगर वह मैरिड है तो। फीमेल अनमैरिड एप्लीकेंट के लिए भी सेम है। फीमेल मैरिड एप्लीकेंट के लिए क्या है कि वह स्वयं हस्बैंड, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, अनमैरिड, यहां पे कंडीशन दी गई अनमैरिड ब्रदर इन लॉ, और डाइवर्स्ड फीमेल एप्लीकेंट के लिए भी है सेम है। कंडीशन नंबर जो 2 है उसमें हम देख लेते हैं कि जो कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट विधवा है या फिर किसी कैंडिडेट के अगर फादर एक्सपायर हो चुके हैं, अगर वह फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड है, फर्स्ट या फिर सेकंड चाइल्ड है, और उनके फादर जो एक्सपायर जब हुए थे तो उनकी एज 42 ईयर्स से कम होनी चाहिए, तभी आपको यह एज रिलैक्सेशन सोशियो इकोनॉमिक रिलैक्सेशन मिल पाएगा। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट दिया गया है इसमें अगर आपके पिताजी एक्सपायर हुए उस समय अगर आपकी एज 15 ईयर्स 15 साल से कम थी या 15 साल थी, तब भी है आपको छूट दी जाएगी। कंडीशन नंबर 3 में क्या गया है कि अगर कोई डी नोटिफाइड ट्राइब है, कोई जनजाति, अगर हरियाणा के अंदर वैसे जनजाति किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं पाई जाती, परंतु डी नोटिफाइड ट्राइब अगर कोई फॉर्म भरता है जिसकी जो शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर कैटेगरी आती है, तो उसको भी 5% का वेटेज यहां पे दिया जाएगा। कंडीशन नंबर 4 के अंदर यह बताया गया है कि जो आपके एक्सपीरियंस बेस के ऊपर आपको जो छूट मिलेगी, इसमें मैक्सिमम आपको 4% वेटेज मिलेगा। अब यहां पे जिनकी एक्सपीरियंस 6 मंथ से कम है, 6 मंथ से कम है, 6 महीने से कम है, तो उनके लिए कोई भी वेटेज यहां पर नहीं है, और जिनकी 8 साल से ज्यादा है उनके लिए 4% से ज्यादा उनको वेटेज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और भी कंडीशंस दी गई हैं कि अगर इसमें आपकी जो मैक्सिमम वेटेज आपको 5% की ही मिल सकती है। उसके बाद अगर आपने यह लाइफ में एक बार इसका वेटेज का सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का फायदा उठाया है तो दोबारा आप इसको नहीं उठा सकते। उसके बाद अगर आपकी फैमिली में से एक मेंबर, अगर आप 2 मेंबर्स अप्लाई करते हो, किसी एक मेंबर ने इसका लाभ उठाया है तो दूसरा मेंबर इसका लाभ नहीं उठा सकता है अगर वह सेलेक्ट हो जाता है या अपॉइंट हो जाता है। तो अगर कोई पर्सन रिजाइन देता है गवर्नमेंट जॉब से तो भी वह इसका फायदा नहीं उठा सकता। अब भर्ती से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं। रिलैक्सेशन जो 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन दी गई है एससी और बीसी कैंडिडेट्स को। जैसे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, जैसे 100 मार्क्स का कोई एग्जाम है, उसमें अगर 50 मार्क्स को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित कर दिया जाता है तो उसमें एससी और बीसी को 5% की अलग छूट दी जाएगी। मतलब 50 का 5% हो गया, छूट के साथ 47.5%, यह आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। तो यह कंडीशन दी गई है। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन दी गई है उसमें क्या है, इस पॉइंट में क्या है, जो 33% पोस्ट हैं वह रिजर्व होंगी महिलाओं के लिए। आप चाहे किसी भी कैटेगरी के अंदर हो, अगर आप एससी के अंदर हो और एससी की कुल 100 वैकेंसियां निकली हैं तो उनमें से 33 वैकेंसियां रिजर्व होंगी महिलाओं के लिए। अगर महिलाएं 33 वैकेंसियों के लिए अप्लाई नहीं करती, किसी कारण से अप्लाई नहीं कर पाती हैं, नहीं लगती हैं, तब मेल कैंडिडेट्स को चांस दिया जाएगा। केवल हरियाणा के निवासी ही किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन का यहां पे लाभ उठा सकता है, यह थर्ड पॉइंट में बताया गया। फोर्थ पॉइंट में आपका बताया गया है कि ओनली दोज रिजर्व कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड अगेंस्ट जनरल कैटेगरी पोस्ट हु हैव नॉट टेकन एज रिलैक्सेशन, जिसने एज रिलैक्सेशन ना लिया हो, परसेंटेज रिलैक्सेशन ना लिया हो और एसेंशियल क्वालिफाइंग मार्क्स अंडर एजुकेशन, तो वही जनरल कैटेगरी में जा सकते हैं वही कैंडिडेट्स जिनने एज में कोई रिलैक्सेशन ना लिया हो या फिर परसेंटेज रिलैक्सेशन जिन्होंने नहीं लिया हो। उसके अलावा जब किसी कैंडिडेट ने एस्टेट या एस्टेट क्वालिफाई किया था तो उस टाइम जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो जनरल कैटेगरी की बजाय एससी और ओबीसी कैटेगरी के जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है सिर्फ वही अर्जित किए हो तो भी आप जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट नहीं होंगे। अगर आपने एस्टेट और एस्टेट भी जनरल कैटेगरी के मार्क्स जितने मार्क्स लेकर क्वालिफाई किया है तभी आप जनरल कैटेगरी की पोस्ट में काउंट हो सकते हो। यह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कंसीडर करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज
हम देख लेते हैं कि इसका जो एडवर्टाइज पहले निकला था 2019 जो ओल्ड एडवर्टाइज नंबर है, इसके अकॉर्डिंग टीजीटी संस्कृत की जो भर्तियां निकली थी, अगर किसी ने वह पहले उसका फॉर्म भरा था 31/5/2019 को, जो कि कैंसिल कर दी गई, अगर किसी ने इसका फॉर्म भरा था, फीस उसकी कटवाई थी, तो दोबारा से उसको उसकी फीस नहीं कटवानी होगी। उसके अलावा अगर आपकी एज उस समय इसके लिए एलिजिबल थे आप, परंतु अब नहीं है, तो अब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। एलिजिबिलिटी आपकी उसी समय की चेक की जाएगी और आपका जो एस्टेट क्वालिफाइंग कंडीशन थी वह भी आपकी उसी समय के हिसाब से आपकी देखी जाएगी। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं कि आपकी जो आंसर की है वह मैक्सिमम 3 डेज के अंदर आपकी पब्लिश कर दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। अगर जो भर्ती है एक से ज्यादा शिफ्ट में होती है तो उसमें नॉर्मलाइज मेथड अप्लाई किया जाएगा, बायोमेट्रिक किया जाएगा, आपका सीसीटीवी कैमराज के द्वारा वीडियोग्राफी भी होगी। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने के कुछ कारण दिए गए हैं, जिनमें से अगर आप एक से ज्यादा फॉर्म भरते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, या फिर आपने कोई विजिबल आइडेंटिटी मार्क इंडिकेट नहीं किया है, तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब हम लास्ट में सैलरी की बात करते हैं, काफी अहम चीज होती है सैलरी। तो लगने के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी हम ये देख लेते हैं। बेसिक सैलरी आपकी लेवल 6 के हिसाब से, लेवल 6 के हिसाब से आपकी होगी, यहां पे गलती से मैंने 4 मार्क कर दिया गया है। जो आपकी बेसिक होगी 35,400 होगी, डीए आपका 12,036 होगा, टीए होगा आपका 3,600 रुपए, डीए ऑन टीए होगा 1,224 रुपए, एचआरए आपको 9,558 रुपए दिया जाएगा। कुल मिलाकर आपकी ग्रोस पे होगी लगभग 61,818 के लगभग होगी। आपकी जो डिडक्शन होंगे, एनपीएस 4,743 रुपए कटेगा, सीजीएचएस होगा 450 रुपए और सीआईएस होगा 30 रुपए। तो कुल मिलाकर आपकी जो नेट पे है इनको काट कर हो जाएगी लगभग 56,500 के आसपास। इसके अलावा भी कुछ अलाउंसेज होते हैं, कुछ डिडक्शन होते हैं, जो मैंने यहाँ पे जो मेन अलाउंसेज और डिडक्शन थे वही काउंट किए गए हैं। इनके हिसाब से आपकी नियरली सैलरी होगी 56,595 के आसपास। थैंक यू वेरी मच। यही तक थी जानकारी। अगर वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी जानकारी मिलती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।